तो हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो एमपी टेट वर्ग 3 के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के 7 मार्च 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, 7 मार्च 2022 का पेपर है, शिफ्ट 2 का पेपर है। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा के लिए जून 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी पैकेज से सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने की घोषणा की? दोस्तों, ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है मित्रा, ऑप्शन डी है स्पेन डील। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दोस्तों, ऑप्शन ए है पिलानी, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र लगाया गया, कहाँ लगाया गया था दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था दोस्तों? दिल्ली में। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है एटीपी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए, कहाँ स्थापित किए गए दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है जिला में, ऑप्शन बी है गांव में, ऑप्शन सी है राज्य में, ऑप्शन डी है मोहल्ला में। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए, तो कहाँ किए गए थे दोस्तों? ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में। कहाँ किए गए थे दोस्तों? राज्य में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? राज्य में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, राज्य। चलते दोस्तों, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पक्षी पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए है गौरैया, ऑप्शन बी है दर्जी पक्षी, ऑप्शन सी है बुनकर पक्षी, ऑप्शन डी है कौवा। ऑप्शन डी क्या दोस्तों? कौवा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बुनकर पक्षी। कौन सा पक्षी है दोस्तों? बुनकर पक्षी। बुनकर पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं पर कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों। किस प्रकार की आवास अवस्था में जानवरों को खुले क्षेत्र में दिन रात के दौरान खुला रखा जाता है, जो एक तरह का शेड से ढका होता है? ऑप्शन ए है ओपन हाउसिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है ढीली आवास प्रणाली, ऑप्शन सी है पारंपरिक आवास, ऑप्शन डी है काउंटर हाउसिंग सिस्टम। ऑप्शन डी क्या है? काउंटर हाउसिंग सिस्टम। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ढीली आवास प्रणाली, लॉस हाउसिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। डेयरी पशु शेड का फर्श जलरोधी सामग्री से बना होता है। कैसे बना होता है? जलरोधी सामग्री से बना होता है, जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है और सुखाया जा सकता है ताकि यह फिसलन ना हो। और फर्श किस सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है? प्रश्न में पूछ रहा है फर्श को किस सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। तो देखो, ऑप्शन ए है ईंट और सीमेंट, ऑप्शन बी है मिट्टी और गाय का गोबर, ऑप्शन सी है रेत और मिट्टी,
ऑप्शन डी है पत्थर और कंकड़। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईंट और सीमेंट से बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान कराने के उद्देश्य से पारित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 2000। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यह 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है। दोस्तों फीमेल के अंदर महिला मेंस्ट्रुएशन सर्किल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, महिला फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन सर्किल पूछा है। तो ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी है 2 से 7, ऑप्शन सी है 28 से 30, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 2 से 7, ऑप्शन सी 28 से 30। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28 से 30। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है दोस्तों, 28 से 30 दिन होती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही तरीके से कार्य करने के लिए शरीर को किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किस खनिज की आवश्यकता होती है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है कैल्शियम। ऑप्शन सी क्या है, कैल्शियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो सही तरीके से कार्य करने के लिए शरीर खनिज की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है दोस्तों, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 71, क्वेश्चन नंबर 71, चाय बनाने के लिए विद्युत युक्त द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कन्वेंशन द्वारा, बी है गर्म करके, सी है उबाल करके, डी है अलग करके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या करके गर्म करते हैं, कन्वेंशन करके द्वारा गर्म किया जाता है। कन्वेक्शन द्वारा गर्म किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है अजीत डोभाल, ऑप्शन बी है एन.वी. रामना, ऑप्शन सी है सुबोध जायसवाल, ऑप्शन डी है उमंग सिंह। ऑप्शन डी क्या दे रखा है दोस्तों, उमंग सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। कौन है दोस्तों, अजीत डोभाल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न है, भारत का सैटेलाइट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत का सैटेलाइट के रूप में किसे जाना जाता है, जल्दी से बताइए। भारत का सैटेलाइट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है नीलांबर गुप्ता, ऑप्शन बी है के शिवन, ऑप्शन सी है सुंदरम अय्यर, ऑप्शन डी है उडुपी रामचंद्र राव। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है, उडुपी रामचंद्र राव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उडुपी रामचंद्र राव को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना इस चीज को, हो सकता है दोबारा से प्रश्न पेपर में आ जाए। काफी अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक एस्टेरॉयड होस्टिंग स्पेस टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप किसे बोलते हैं दोस्तों, दूरदर्शी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। देखो इसका ऑप्शन ए दिया है नियोबिस, ऑप्शन है नियोबिस, ऑप्शन सी है स्टेटस, ऑप्शन डी है नासाबिस।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नियोबिस। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। नासा के साइकी मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न काफी पूछे गए थे। हमें एमपी वर्ग 3 के लिए स्पेस साइंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कई आते हैं। दोस्तों हमें इस तरह की सन याद करनी होगी, बार बार याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा के साइकी मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? तो क्या है? 1 अगस्त 2022 है। ऑप्शन बी है 20 सितंबर 2021 है। ऑप्शन सी है 15 सितंबर 2022। ऑप्शन डी है 30 मार्च 2022। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 अगस्त क्या है दोस्तों? 1 अगस्त 2022 है। क्या है? 1 अगस्त 2022 नासा के साइकी मिशन। कौन सा मिशन? साइकी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 76। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन का क्या नाम है? गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन का क्या नाम है? तो समुद्र 6000, बी ऑप्शन है विजय 6000, सी ऑप्शन है ज्योति 5000, डी ऑप्शन है मत्स्य 6000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र मिशन के तहत गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मत्स्य 6000 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है केंचुआ, ऑप्शन बी है चींटियों, ऑप्शन सी है तिलचट्टा, ऑप्शन डी है गोल कीड़े। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? गोल कीड़े। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी वर्मी कंपोस्ट। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है दोस्तों? केंचुआ। किसके द्वारा की जाती है? केंचुआ के द्वारा की जाती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा मतलब अधिकतम ऊंचा बांध है? तो कौन सा सबसे ऊंचा बांध पूछा है? सबसे ऊंचा बांध पूछा है। नींव के ऊपर अधिकतम ऊंचाई, यानी सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए है टेढ़ी बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है कल्लने बांध, ऑप्शन डी है मेकेदांतु बांध। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। तो सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? टिहरी बांध। चलते अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों? 77, 78, 79। दोस्तों इसमें दे रखा है कृषि में पंडलिंग कोष्टक में दिया कीचड़ घंघोलना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? और नंबर 1 दिया चावल के खेत में, कपास के खेत में। किस खेत में हम कीचड़ घंघोलना शुरू करते हैं? यानी कीचड़ को क्या करते हैं? खेत में क्या बनाते हैं? कीचड़ बनाते हैं। तो किसके लिए करते हैं हम ऐसा? चावल के खेत के लिए करते हैं, कपास के खेत के लिए करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी में दे रखा है केवल 2, ऑप्शन सी में दे रखा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में दे रखा है ना तो 1 ना तो 2। तो बताइएगा ऐसा किस खेती के करने के लिए हम करते हैं? कीचड़ खेत में क्या बनाते हैं? एक खेत है, ये खेत है, इसके अंदर रोलावेटर चलाकर हम क्या बना देते हैं? कीचड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसके अंदर कीचड़ बना देते हैं। और कीचड़ बनाने के बाद उसके अंदर फसल लगाई जाती है। तो कौन सी खेती में लगाई जाती है? चावल के खेत में। काय के खेत में दोस्तों? चावल के खेत में। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं? पहले कीचड़ कर देते हैं, उसके बाद उसके अंदर पौधारोपण किया जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कार्टजाइट, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर जैसे चट्टानों का द्रव्यमान जो कुछ मिट्टी के लिए मूल सामग्री बनाता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइएगा।
उसे कहते हैं ऊपरी मिट्टी। ऑप्शन बी है एलुवियोटेड, ऑप्शन सी है उपमृदा, ऑप्शन डी है आधार सेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधार सेल। ऑप्शन डी आधार सेल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कार्ट्स, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जैसी चट्टानों का एक द्रव्यमान जो मिट्टी के लिए मूल सामग्री बनाता है, तो क्या बनाता है, आधार सेल बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, आधार सेल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों ईवीएस के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए थे। तो दोस्तों हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ाई करनी है। यदि आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के अंदर आपको सारे टॉपिकों को पढ़ के जाना होगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोग का कोई भरोसा नहीं है, प्रश्न कहां से पूछता है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन डी क्या दे रखा है दोस्तों, कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेटो। क्या हो जाएगा, प्लेटो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। कौन है दोस्तों, प्लेटो। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। चलते हैं, अगला प्रश्न है फुटबॉल किस फुटबॉल टीम के पास सबसे अधिक विश्व कप चैंपियन खिताब है। तो कौन सी टीम है, अर्जेंटीना है, ऑप्शन ए अर्जेंटीना है, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है ब्राजील। ऑप्शन डी क्या दे रखा है दोस्तों, ब्राजील। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो किस फुटबॉल टीम के पास सबसे अधिक विश्व कप हैं, तो कौन सी टीम के पास सबसे अधिक विश्व कप हैं दोस्तों, विश्व कप चैंपियन खिताब हैं, तो किसके पास है, ब्राजील के पास है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील किसके पास है सबसे अधिक, ब्राजील। किस फुटबॉल टीम के पास सबसे अधिक है, तो ब्राजील के पास है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था। दोस्तों इस तरह के प्रश्न है, इनकी आपको तिथि याद करनी होंगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को हम याद ही करके ध्यान रख सकते हैं। बार बार कोशिश करेंगे तो हम याद हमें बना रहेगा। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था दोस्तों, 1926 में किया गया था, 1930 में किया गया था, ऑप्शन सी है 1934 में किया गया था, ऑप्शन डी है 1938 में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था दोस्तों, तो 1930 में किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। कॉमनवेल्थ 1930, कॉमनवेल्थ 1930, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 84, क्या भूमिका निर्वाह के तरीकों को वास्तविकता में बदलना संभव है। क्या भूमिका निर्वाह के तरीके को वास्तविकता में बदलना संभव है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है हाँ, क्योंकि यह एक औपचारिक विधि है। ऑप्शन बी है नहीं, क्योंकि यह एक कृत्रिम वातावरण है। ऑप्शन सी है हाँ, क्योंकि यह एक छात्र इच्छुक है। ऑप्शन डी है क्यों नहीं, क्योंकि यह पहले से ही वास्तविक है। तो देखो क्या भूमिका निर्वाह के तरीकों को वास्तव में बदलना संभव है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यह एक क्या है, कृत्रिम वातावरण है। कैसा वातावरण है, कृत्रिम वातावरण है। जब हम कोई रोल प्ले करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, रोल प्ले। क्या करते हैं दोस्तों, रोल प्ले करते हैं, तो हम कृत्रिम वातावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कृत्रिम, अपने द्वारा, क्योंकि वह वास्तविक वातावरण नहीं होता है। कैसा होता है, कृत्रिम होता है, मानव द्वारा निर्मित। जब हम किसी भी चीज का रोल प्ले, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जो भी शब्द बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरे वास्तविक हैं, मेरे क्या है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ना कि पर्यावरण के द्वारा, वातावरण से बनाए हुए नहीं है, मेरे द्वारा बनाए गए शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि यह कृत्रिम वातावरण कैसा है, मानव द्वारा बनाया गया वातावरण है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आपको छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर डैश उन्हें चर्चा करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। दोस्तों प्रश्न को जूम कर देता हूं, अच्छे से पढ़ लेना एक बार। एक शिक्षक के रूप में आपको छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर
उनको चर्चा के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑप्शन ए है विचार, उनके विचारों को प्रोत्साहन करना चाहिए। नंबर 2 में दिया है किसी विशेष मुद्दे पर समस्याओं का समाधान। तो सही विकल्प चुनना है, हमें क्या बताना है, सही विकल्प इस जगह पर हम कौन सा रखेंगे। उनके विचारों को चर्चा करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, किसी विशेष मुद्दे पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन दे रखा है एक, केवल एक। ऑप्शन बी है केवल 2। ऑप्शन सी है दोनों, 1 और 2। ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, एक शिक्षक के रूप में आपको छोटे समूह बनाकर, कैसे समूह बनाकर, छोटे समूह बनाकर उनके विचारों को चर्चा करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उनके विचारों पर चर्चा करनी चाहिए। किसी विशेष मुद्दे पर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। सत्य बात है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी समस्याओं का क्या करना चाहिए, हमें समाधान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कैसे हैं दोस्तों, सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। समग्र विकास में मनोप्रेरणा योग्यता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है सहसंज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी है बौद्धिक, ऑप्शन डी है संवेदना। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सहसंज्ञानात्मक को कॉग्निटिव। समग्र विकास योग्यता किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, तो को कॉग्निटिव। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था। ये शायद हो गया है दोस्तों, दोबारा से आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भूमिका निर्वाह के तरीकों को वास्तव में बदलना संभव है। ये भी प्रश्न हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हो गया दोस्तों, ये भी हो गया है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। बच्चों का सीखना कक्षाओं में होता है। ऑप्शन बी है कक्षा ज्ञान को कक्षा के बाहर जो होता है उससे जोड़ने की आवश्यकता है। कक्षा ज्ञान को कक्षा के बाहर जो होता है उससे जोड़ने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है आकलन प्रक्रिया में कक्षाओं के बाहर होने वाली सीख को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है दोस्तों सीखना कभी भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, सीखना कभी भी हो सकता है। ऑप्शन डी है सीखना कभी भी हो सकता है, सीखना कभी भी हो सकता है। तो प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित कथनों में तो कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। देखो सीखना कहीं भी हो सकता है, सत्य बात है। आकलन प्रक्रिया में कक्षाओं के बाहर होने वाली सीख को भी शामिल किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। कक्षा ज्ञान को कक्षा के बाहर के ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, जरूर जोड़ जाने की आवश्यकता है। बच्चों का सीखना कक्षा में ही होता है, जरूरी नहीं है बच्चा कक्षा में ही सीखे। बच्चा क्लास से बाहर भी सीख सकता है, घर पे भी सीख सकता है, किसी परिजन से भी सीख सकता है। मतलब दोस्तों बच्चा कहीं भी सीख सकता है, खेल के मैदान में सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है बच्चा, जरूरी नहीं है वह कक्षा में ही सीखता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। फ्लैनेल ग्राफ एक है, क्या है दोस्तों। ए ऑप्शन है दृश्य सहायक सामग्री, बी ऑप्शन है, जूम कर देता हूं, एक बार पढ़ लें अच्छे से। फ्लैनेल ग्राफ एक है, एक क्या है, दृश्य सहायक सामग्री है दोस्तों। ऑप्शन बी है श्रव्य सहायक सामग्री है। ऑप्शन सी है श्रव्य विजुअल सहायक सामग्री। ऑप्शन डी है ना तो श्रव्य है और ना ही दृश्य सहायक सामग्री है। दोस्तों फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है। फ्लैनेल बोर्ड एक
इस तरह का बोर्ड होता है जिसपे ऊपर एक विशेष प्रकार का कपड़ा लगा होता है, उसके ऊपर हम किसी भी नोट्स को चिपका देते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, चिपका देते हैं। ऐसे कीलें गुदी होती हैं उसके अंदर इस तरह से, और उस कील से उसमें कोई भी बच्चे ने कुछ भी लिखा है उसे उस पर विशेष सूचना को चिपका देते हैं। तो यह क्या होता है, एक दृश्य सहायक सामग्री होती है। कैसी सहायक सामग्री होती है, दृश्य सहायक सामग्री होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। देखो दोस्तों, बच्चे के शैक्षणिक एवं शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में अधिगम प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रमाणों जिनको आकलन के विभिन्न उपकरण तकनीकियों उपयोग करके एकत्रित किया गया है के व्यवस्थित प्रलेखन की प्राप्ति प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आकलन कहते हैं, ऑप्शन बी है रिपोर्टिंग कहते हैं, ऑप्शन सी है अवलेखन कहते हैं, ऑप्शन डी है मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पूरा प्रश्न दिखा देता हूं मैं आपको, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना। बच्चे के शैक्षणिक एवं शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में अधिगम प्रदर्शन प्रगति प्रमाणों जिनका आकलन विभिन्न उपकरणों तकनीकियों का उपयोग करके एकत्रित किया गया है के व्यवस्थित प्रलेखन की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कह लेते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेख। किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके रखना उसे वह क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिलेख। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। कौन सा है, प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से किसे छात्रों के सीखने के प्रदर्शन की अभिलेखन और रिपोर्टिंग से लाभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है छात्रों के माता पिता, नंबर 2 दिया है छात्रों के सलाहकार, नंबर 3 दिया है स्कूल के प्रशासक। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। दोस्तों जो हम प्रदर्शन अभिलेख तैयार करते हैं, रिकॉर्डिंग बच्चे की तैयार करते हैं, रिपोर्टिंग, तो उससे क्या होता है, छात्रों के माता पिता को भी लाभ होता है, छात्रों के सलाहकार उनको भी लाभ होता है, स्कूल के प्रशासक को भी लाभ होता है। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।